अगर आपका घर और रोजगार उजाड़ने वाला आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने भूख से तड़प रहा हो, तो आप क्या करेंगे? बदला लेंगे या उसे खाना खिलाएंगे? किशन चंद के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जानने के लिए देखते रहिए। सूर्यपुर के बाहरी छोर पर पुरानी सड़क के किनारे किशन चंद का एक मामूली सा ढाबा स्थित था। एक वक्त था जब यह भोजनालय पूरे इलाके की जान हुआ करता था। किशन के हाथों में मानो अन्नपूर्णा का वास था। उसकी बनाई दाल में गहरा स्नेह झलकता था। रोटियों की महक और सब्जियों से सौंधी माटी की खुशबू आती थी। मगर वक्त की चाल कभी एक जैसी नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता यातायात का मार्ग बदल गया। नया एक्सप्रेसवे चालू हो गया। आलीशान रेस्टोरेंट खुल गए। जो गाड़ियां कभी किशन के ढाबे पर ब्रेक लगाती थीं, अब गायब थीं। उसके हाथों में सूखी टहनियां थीं। वो एक एक कर उन्हें भट्टी में झोंक रहा था। आज भी भोर से कोई मुसाफिर नहीं भटका था। तभी अचानक दूर से एक कार आकर दुकान के आगे थमती है। कार का गेट खुलता है और एक चालक बाहर आता है। क्यों भाई, क्या चक्कर है? बस यही गिने चुने पकवान दे रहे हो? जी बाबूजी, जो इस बोर्ड पर दर्ज है बस वही मिलेगा। अरे रहने दो यार, ये सब तो हमें सिटी में भी आसानी से मिल जाता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ तीखा और हटकर खाने को मिलेगा। वो झट से बोलता है। बाबूजी, जायके में कोई खोट नहीं है, एकदम ठेठ अंदाज में पकाया है। एक बार नहीं दोस्त, वक्त की किल्लत है। कुछ लजीज होता तो ठहर जाता। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में सवार होता है और बिना मुड़े निकल जाता है। हवा में धूल उड़ती है और फिर वही खामोशी। न जाने मेरी इस दुकान का मुस्तकबिल क्या है। कभी यही खटिया ग्राहकों से आबाद रहती थी। लोग जगह पाने के लिए उलझते थे, कतार में लगकर राह ताकते थे। भाप निकलते भोजन की सुगंध और चहल पहल से गूंजता भोजनालय। पहले मुसाफिर इन चारपाइयों पर सुस्ताने को आतुर रहते थे, और आज किशन चंद एक खाट के समीप झुका खड़ा था। उसकी मुट्ठी में एक मैला कपड़ा था, जिससे वो खाट पर जमी गर्द झाड़ रहा था। कितनी मिट्टी इकट्ठी हो गई है। पहले तो दिन भर में 2 मर्तबा पोंछनी पड़ती थी। इसी बीच कुछ फासले से पैदल आता एक राहगीर दिखाई देता है। वो दुकान के आगे ठहरता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है और फिर सवाल करता है। क्यों भाई, आज भोजन में कुछ खास बनाया है क्या? नहीं दोस्त, खास तो कुछ भी नहीं। केवल दाल है, रोटियां हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। महज इतना ही? हाँ मित्र, यही मौजूद है। और क्या इस वक्त चाय भी नहीं दे रहे? नहीं भाई साहब, इस पहर और कुछ भी नहीं दे रहा। फिर तो छोड़ो यार, कुछ भिन्न होता तो आसन ग्रहण कर लेता। इसी बीच कुछ फासले से पैदल आता एक राहगीर दिखाई देता है। वो दुकान के आगे ठहरता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है और फिर सवाल करता है। बाबूजी, क्या माजरा है? आज दुकान बंद रखी है क्या? नहीं मेरे लाल, बंद तो नहीं है, दुकान चालू ही है। पर बाबूजी, यहाँ तो एक परिंदा भी नहीं है। इतना वीरान मैंने इस जगह को पहले कभी नहीं पाया। सच कहा बेटा, जब से तुम महानगर गए हो ना, यहाँ से सारी बहार ही रूठ गई। पहले लोग पंक्ति में लगकर निवाले तोड़ते थे। मंजी पर जगह घेरने के लिए तकरार होती थी, किसकी थाली में पहले रोटी परोसी जाएगी। इसी बात पर नोक झोंक छिड़ जाती थी। मगर आज की तारीख में कोई फटकने को भी राजी नहीं है। पर ऐसा किस लिए बाबूजी? जनता क्यों नहीं लौट रही? कोई शिकायत करता है कि कुछ विशिष्ट नहीं है, कोई ताना मारता है कि सिर्फ दाल ही पकाई है, और कई तो गाड़ी से कदम रखे बिना ही खिसक जाते हैं। विक्रम की शक्ल संजीदा हो जाती है। वो हौले हौले सारा गणित समझ जाता है। बाबूजी आज भी वही दकियानूसी पैतरे लगा रहे हैं, जिन्हें अब दुनिया पीछे छोड़ आई है। बाबूजी, वक्त करवट ले चुका है। तेरा क्या तात्पर्य है बेटा? पहले मुसाफिर अपनी भूख मिटाने रुकते थे, अब वो जायके की तलाश में निकलते हैं। अब महज दाल सब्जी से गुजारा नहीं होता। परंतु बेटे, हम तो शुरू से यही पकाते आए हैं। इसी चूल्हे से हमारी गृहस्थी चली है। मुझे मालूम है बाबूजी कि आपकी रसोई में आज भी ईमानदारी है, लेकिन आज की पीढ़ी कुछ नयापन मांगती है। यदि हमने खुद को नहीं ढाला तो ये दुकान यकीनन ताले में कैद हो जाएगी। तो क्या मेरा तरीका अनुचित है बेटा? रात पूरी तरह घिर आई थी।
गगन में सितारे टिमटिमाने लगे थे। घर के चौक में माटी की भीनी भीनी गंध बिखरी थी। बाबूजी, अगर आप खफा ना हो तो एक अर्ज करूं। कह डाल बेटे, इन दिनों तो हर कोई मुझे सुनाने ही आ रहा है। आपकी दुकान इसलिए मंदी में है क्योंकि आप आज भी वही देहाती और पुराना मेन्यू थमा रहे हैं। क्या बकता है? अब तू मुझे सिखाएगा कि मेरा रोजगार क्यों ठप है? मैं इस व्यापार में 2 दशकों से रगड़ रहा हूँ। बुझा, जब तुझे ठीक से लफ्ज बोलने नहीं आते थे, उस जमाने से मैं भट्टी के पास तप रहा हूँ। मैं वाकिफ हूं बाबूजी कि आपने इस दुकान की खातिर अपनी उम्र गला दी। आपके पसीने पर मुझे फख्र है। तो फिर क्यों इल्जाम लगा रहा है कि मैं गलत राह पर हूँ? आप गलत नहीं हैं बाबूजी, बस आपकी शैली पुरानी पड़ गई है। बहुत खूब। महानगर में 2 बरस क्या बिता लिए, अब मेरी 20 वर्षों की तपस्या तुझे बेमानी लगने लगी। मैं महानगर इसी नीयत से गया था ताकि परख सकूं कि आज की आवाम क्या पसंद करती है। आज शहरी बाबू ठेठ देहाती भोजन नहीं मांगते, उन्हें आधुनिक व्यंजन चाहिए। तो क्या हमारे गांव का अन्न बुरा है? दाल फुल्के में क्या नुक्सा है? नहीं बाबूजी, दाल फुल्का आज भी बेहतरीन है, किंतु लोग अब महज उदर पूर्ति के लिए नहीं ठहरते। वे चटखारे और कुछ अनोखापन खोजते हैं। अगर वही आधुनिक डिश आप अपने पारंपरिक मसालों के तड़के से तैयार करें तो लोग उंगलियां चबाते रह जाएंगे। और अगर इसके बावजूद ग्राहक न लौटे तो सारा इल्जाम मेरे सिर। लेकिन अगर भीड़ उमड़ी तो सारा इलाका मिसाल देगा। मुझे खौफ आता है बेटे, अपनी बरसों की जमा पूंजी जोखिम में डालने से। और मुझे इस बात का खौफ है बाबूजी कि यदि हम समय के साथ नहीं चले तो ये भोजनालय सदा के लिए उजड़ जाएगा। दूसरे दिन की भोर सुनहरी धूप के साथ खिलती है। हाईवे पर वाहनों का शोर गूंजने लगता है। विक्रम नेम प्लेट को सीधा टिकाता है। किशन भट्टी के करीब बैठकर पुरानी राख बुहारता है। उसी पल एकाएक एक चमकती हुई कार आकर दुकान के बाहर ब्रेक मारती है। गाड़ी से एक थुलथुला और मगरूर शख्स बाहर आता है। नजरों में हेकड़ी, मुखड़े पर गुरूर। तो किशन चंद, क्या विचार किया तूने मेरे उस प्रस्ताव पर? माफ कीजिएगा लाला जी, मैं अपना यह ठिकाना खाली नहीं कर सकता। यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नीलाम नहीं कर सकता। पूर्वजों की धरोहर? अरे किशन, जज्बातों से व्यापार नहीं पनपता। जरा गौर कर, तेरी ये दुकान वैसे भी ठप पड़ी है। गर्द गुबार के अलावा यहां रखा ही क्या है? बेहतर यही है कि इसका सौदा मुझसे कर ले। मैं इस जगह एक आलीशान रिजॉर्ट तानूंगा। तेरा ये छप्पर एक्सप्रेसवे से सटा है, महज इसलिए मैं इसे मोल ले रहा हूं, अन्यथा ऐसे खंडर का कोई मोल नहीं। अब हम अपनी ये जगह कतई नहीं बेचेंगे। और तू किस खेत की मूली है? मैं किशन चंद का वारिस विक्रम, और अब हम अपना ये भोजनालय स्वयं दौड़ाएंगे। तुम भिखारी इस जगह को चलाओगे? मंजूर है। मैं तुम बाप बेटे को 15 रोज की मोहलत देता हूं। 15 रोज? बिल्कुल। अगर 15 दिनों में तुम्हारी दुकान नहीं चली तो ये जमीन मेरे नाम होगी। स्वीकार है लाला जी। यदि 15 दिनों में हम इसे आबाद नहीं कर पाए तो इसके कागजात आपके हवाले। तय रहा। 15 दिन पश्चात टकराएंगे। तब तक ख्याली पुलाव पका लो। इतना घमंड झाड़ कर लाला कार में धंस जाता है। कार धूल फाकती हुई ओझल हो जाती है। बाबूजी, अब ये महज एक दुकान नहीं रही, अब ये हमारी आबरू की लड़ाई है। उसने भांति भांति के खड़े मसालों को सिलबट्टे पर रगड़ा, माटी की भट्टी पर देसी मुर्गा चढ़ाया और पुराने देहाती नुस्खे से पकाने लगा। हौले हौले जब कढ़ाई से मसालों की सोंधी महक उठी तो वो खुशबू हाईवे को लांघते हुए कोसों दूर तक बिखरने लगी। तभी एक्सप्रेसवे पर तूफानी गति से दौड़ता एक भारी ट्रक यकायक ब्रेक चीखते हुए थमता है। चालक खिड़की से चेहरा बाहर निकालकर एक लंबी सांस खींचता है। ओहो, ये कैसी जादुई सुगंध है। अंतड़ियां तो पहले ही कुल बुला रही थी, मगर इस महक ने तो केबिन से नीचे कूदने पर विवश कर दिया है। वो ट्रक से छलांग लगाता है और सीधे दुकान के भीतर चला आता है। कहो उस्ताद, क्या पका रहे हो? सुगंध तो ऐसी उठ रही है कि स्टीयरिंग त्याग कर यहाँ खींचा चला आया। फटाफट जो भी तैयार है उसकी एक थाली लगा दो, और हाँ, विलंब बिल्कुल मत करना।
विराजिए उस्ताद जी, अभी एकदम खौलता हुआ देसी मुर्गा परोसता हूँ। ये सिटी का बॉयलर नहीं है, एकदम ठेठ देहाती स्टाइल में भुना है। अरे भाई, ये क्या गजब चीज पका दी तुमने। मैं तो बरसों से इन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहा हूँ, परंतु ऐसा मुर्गा, ऐसा लाजवाब जायका आज तक नहीं चखा। ये सिर्फ मांस नहीं है दोस्त, ये तो बीता हुआ कल है। लड़कपन में गांव की रसोई में जो स्वाद चखने को मिलता था ना, हूबहू वही आज यहां मिला है। शहरों की प्लेटों में तो केवल मिर्च मसाले झोंके होते हैं, उनके खाने में रूह नहीं बसती। उस्ताद जी, हम भी तो यही परोसना चाहते हैं, माटी का स्वाद, एकदम खरा स्वाद। ये मुर्गा हमारी जमीन के मसालों और पूरी शिद्दत से पकाया गया है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आज से ये ठिकाना मेरा पक्का स्टॉप है। जब भी इस रूट से निकलूंगा, मेरी गाड़ी यहीं ब्रेक मारेगी। तुम्हारे हाथ का ये ठेठ मुर्गा छोड़कर कहीं और नहीं भटकूंगा। तुम्हारी जगह भले ही छोटी हो, पर इसका जायका बहुत विशाल है। बहुत जल्द यहां मेला लगेगा, कोरे कागज पर लिखवा लो। इतना कहकर वो अपने ट्रक की दिशा में कदम बढ़ा देता है। किशन उसे पलटकर जाते हुए निहारता है। होठों पर एक धीमी सी मुस्कान और नेत्रों में एक नई आस जगमगाने लगती है। जो दुकान कभी वीरान पड़ी रहती थी, अब वहां तड़के से ही ट्रकों का तांता लगने लगा। कोई बाल बच्चों संग आ रहा था, कोई ट्रक वाला, तो कोई दूर दराज के इलाके से महज उस असली जायके को चखने के लिए। एक ढलती शाम सारा कामकाज समेटने के बाद किशन भट्टी के किनारे टिककर बैठ जाता है। वो विक्रम को निहारता है, जो दिन भर की चकनाचूर थकान के बाद भी खुश था। मेरे लाल, आज जब मैं इस आंगन को खचाखच भरा देखता हूं ना, तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है। यह सब तेरे पसीने और जुनून का ही नतीजा है। अगर उस शाम तूने मेरी आंखें नहीं खोली होती, अगर तू मुझे नए नजरिए से सोचने पर विवश न करता, तो शायद आज भी मैं उसी पुरानी अड़ियल सोच में जकड़ा रहता और फिर किसी मनहूस दिन लाचारी में यह पुश्तैनी जगह नीलाम करनी पड़ जाती। बाबूजी, हाड़ तोड़ मेहनत तो आपने सारी उम्र की है। आपके हाथों के हुनर में आज भी वही जादू है। बस अंतर केवल इतना था कि युग करवट ले चुका था। यही सारी खबरें किसी मुखबिर ने जाकर उस मगरूर लाला के कानों तक पहुंचा दी। लाला अपने वातानुकूलित कक्ष में विराजमान था, हाथ में मोबाइल, मुखड़े पर ईर्ष्या और नजरों में क्रोध की ज्वाला। तो आखिरकार चल ही निकला वो खंडर जिसे मैंने मिट्टी में मिलाने का ख्वाब संजोया था। किशन चंद, तुझे मुगालता है कि तूने बाजी मार ली। असली दांव तो अभी शेष है। एक्सप्रेसवे पर जो किशन चंद का ठिकाना है ना, मुझे उसका जर्रा जर्रा चकनाचूर चाहिए। ध्यान रहे, तुम्हें आधी रात की स्याही में वहां धाबा बोलना है। ना कोई गवाह बचे, ना कोई सुराग। दुकान का कोना कोना तहस नहस करके लौटना। लाला जी, आपका हुक्म तो तामील हो जाएगा, पर लड़के मुंह मांगी रकम वसूलेंगे। जो दाम तुम मांगोगे मैं चुकाने को राजी हूं। बस मुझे वो ढाबा मलबे में तब्दील चाहिए। पल्ले पड़ा? जी लाला जी, पौ फटने तक आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। रात का सन्नाटा गहराने लगता है। हाईवे पर एकदम खामोशी पसर जाती है। चंद्रमा काली घटाओं में लुप्त था और घना अंधकार मवालियों की पीठ थपथपा रहा था। हाथ तेज चला। सबसे पहले स्टूल, टेबलें, उसके बाद चूल्हा और पतीले। एक तिनका भी साबुत नहीं बचना चाहिए। चंद पलों के भीतर ही पूरा भोजनालय शमशान सा वीरान हो जाता है। मवाली दाएं बाएं चौकसी करते हैं और उसी स्याह रात में विलीन हो जाते हैं। भोर की मध्यम किरणें बिखर चुकी थीं। सड़क पर ट्रैफिक की गर्जना आरंभ हो चुकी थी। किशन चंद कुछ क्षणों तक जड़वत मूरत सा खड़ा रह जाता है। पलकें भीग जाती हैं, गला रुंध जाता है। निहार लिया बेटा, मैं तो तुझे शुरू से ही चेताता था। ये जालिम दुनिया पसीना बहाने वालों को सुकून से जीने नहीं देती। हमें बहुत पहले ही ये जमीन छोड़ देनी चाहिए थी। अपना पूरा जीवन इसी भट्टी के आगे स्वाहा कर दिया। आज अपनी इस अमानत को इस दुर्दशा में पाकर मेरा सीना फट रहा है। बाबूजी, छप्पर बिखरा है, पर हमारे हौसले नहीं। जो कायर हमें खौफ दिखाकर पीछे धकेलना चाहते हैं, वे यही भ्रम पाले हैं कि हम घुटने टेक देंगे। किंतु हम किसी की गीदर भभकी से खौफजदा नहीं होंगे। ये तख्ते, ये पतीले, ये भट्टी,
ये सब नए सिरे से खड़े किए जा सकते हैं, पर अगर आज हमने अपना जज्बा खो दिया तो यकीनन सब कुछ खाक हो जाएगा। हम पुनः ये दुकान सजाएंगे, पिछली दफा से कहीं अधिक फौलादी और दुगनी ऊर्जा के साथ अपना धंधा दोबारा चालू करेंगे। पुत्र, तेरी बात में 100 आने सच है। ईंट गारे टूट सकते हैं, पर मनुष्य का मनोबल नहीं दरकना चाहिए। अगर तू मेरी ढाल बनकर खड़ा है तो मैं भी पीठ दिखाने वालों में से नहीं। यह कोठरी दोबारा से खड़ी होगी और इस मर्तबा पहले से कहीं ज्यादा शोहरत कमाएगी। किशनचंद और विक्रम मलबे को सहेज ही रहे थे कि यकायक अंबर में घनी काली घटाएं घिराती है। उसी मूसलाधार बरसात में कुछ ही फासले पर एक गाड़ी आकर ब्रेक लगाती है। गाड़ी से बाहर गिरता है वही मगरूर लाला। बौछारों की हर एक बूंद से त्रस्त उसका मुखड़ा हल्दी सा पीला पड़ चुका था। लाला को बरसात से अत्यंत गंभीर एलर्जी की शिकायत थी। फुहारे गिरते ही उसकी देह में भयंकर शिथिलता छाने लगती थी और उसे एक जानलेवा भूख सताने लगती थी। नहीं नहीं, ये जलजला अभी नहीं आना चाहिए था। यदि फौरन कुछ निवाला नहीं लिया तो मेरी जान पर बनाएगी। किशनचंद, मुझे तुरंत कुछ अन्न खिला दे। मैं एक खौफनाक मर्ज का शिकार हूँ। जब भी मेघा बरसते हैं मेरी अंतड़ियां मुझे काटने दौड़ती हैं। यदि मैंने वक्त पर कौर नहीं तोड़ा तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैं दोनों हाथ जोड़कर तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा। किशनचंद बिना एक पल गवाए वो भट्टी सुलगाता है जो टूटने से मामूली सी बच गई थी और आनन फानन में खौलता हुआ देसी मुर्गा उसके आगे पेश कर देता है। लाला अपने थरथराते हाथों से पहला कौर हलक के नीचे उतारता है। आह, ये लज्जत आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी अतीत में थी। किशनचंद, आज तूने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। मैं ही वो नीच इंसान था जिसने तेरे इस आशियाने को खंडहर में तब्दील करवाया। मेरी ये खुशफहमी थी कि दौलत के नशे में इस दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, परंतु आज जब तेरा सब कुछ स्वाहा हो चुका था, उस हालत में भी तूने मेरी भूख मिटाई, वो भी बिना कोई शर्त रखे। लाला जी, भोजनालय महज कागजी नोटों से नहीं पनपते। भोजनालय आबाद होते हैं किसी भूखे का पेट भरने और मानवता का धर्म निभाने से। अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने अपनी पूरी हयात में केवल अपना स्वार्थ तोला, पर आज मैंने साक्षात मानवता के दर्शन किए हैं। किशनचंद, अब से मैं भी तेरे इस नेक काम में हाथ बटाऊंगा। तेरी इस दुकान की जो भी क्षति हुई है, मैं उसे पहले से कहीं ज्यादा आलीशान रूप दूंगा। हम इस ठिकाने को पुनः उसी ठेठ देहाती लिबास और उसी असली स्वाद के साथ खड़ा करेंगे, और इस दफा कोई छल कपट नहीं होगा, केवल और केवल ईमानदारी का पसीना होगा। महज चंद दिनों के अंतराल में वो दुकान दोबारा से बनकर तैयार हो जाती है, पूर्व से कहीं अधिक सुदृढ़, कहीं अधिक आकर्षक। और जब वो भोजनालय पुनः अपनी सेवाएं शुरू करता है तो जनता यही पुकारती है कि ये जगह केवल भोजन की नहीं बल्कि असल इंसानियत की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।